बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा आपका जो एनएमडी कैट 2021 का फिजिक्स का सिलेबस है, इसके जो परसेंटेज है इसकी उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैं आपको हर टॉपिक के साथ साथ ये बताता चलूंगा कि आपने हर टॉपिक में किन किन चीज़ों का, किन किन टॉपिक्स का किस वे में ध्यान रखना है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा एनएमडी कैट 2021 का सिलेबस है, इसमें फिजिक्स के इस दफा 56 क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, जो कि पहले 40 क्वेश्चंस हुआ करते थे। अब अगर हम परसेंटेज देखें कि जो डिफिकल्टी लेवल उन्होंने क्वेश्चंस का रखा है, तो इजी क्वेश्चंस 20% है, मॉडरेट 60% है और हार्ड क्वेश्चंस जो है वो 20% है। तो अगर हम 56 क्वेश्चंस को इस बेस पर कैटेगराइज करें तो आपको 12 क्वेश्चंस जो होंगे स्टूडेंट्स, वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे। मतलब वो जो क्वेश्चंस की टाइप है वो मेमोरी बेस्ड हो सकते हैं, नॉलेज बेस्ड हो सकते हैं और इवन कॉन्सेप्ट बेस्ड हो सकते हैं। फिर मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, 33 मॉडरेट क्वेश्चंस आएंगे। ये 33 मॉडरेट क्वेश्चंस जो हैं अगेन स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे आपने किसी भी चीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपने फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है, तो वो नॉलेज आपको होना चाहिए। इसी तरह स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे भी अभी चीजें बताता हूँ। बेसिकली अभी हम मॉडरेट और हार्ड को कंसीडर कर लें। जो हार्ड क्वेश्चंस होंगे वो एटलीस्ट 11 क्वेश्चन होंगे। ये जो 11 क्वेश्चंस होंगे ये एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, ग्राफ बेस्ड हो सकते हैं, डायग्राम्स बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकते हैं। लिहाजा अगर आप बच्चों एक चीज पे गौर करें तो यहां पर आपके पास एटलीस्ट 45 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स से, यानी आप सिर्फ अगर सेकेंड ईयर की तैयारी ही कर रहे हैं ना, और वो भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो 45 फिजिक्स के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बात रही 11 हार्ड क्वेश्चंस की, तो हार्ड क्वेश्चंस उनके लिए जो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग नहीं करते, जो रट्टे को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। रट्टा भी एक तरह ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम्स में रट्टा काम आएगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता दूं। वो स्टूडेंट्स जो एमकेट की तैयारी को पेपर्स के बाद टाल कर बैठे हुए हैं, वो इस जोन से बाहर आ जाएं। आपको अभी साथ साथ इसकी प्रिपरेशन जो है ना वो करनी पड़ेगी। और बेस्ट ऑप्शन ये है कि चूंकि सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हैं, तो आप सेकेंड ईयर का सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें और उसको इजी, मॉडरेट और हार्ड, इन तमाम बेसिस पर जो है ना वो आपने तैयार करना है। अब टोटल 56 क्वेश्चंस में जो फॉर एग्जांपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए आपने बुक की लाइंस को अच्छी तरह पढ़ना है, टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़ना है, टॉपिक की जो साइड इंफॉर्मेशंस होती हैं, साइड इन्फोज हो गई, इसी तरह टिडबिट्स होते हैं, डू यू नो फैक्ट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं बुक्स में बने हुए, वो आपने अपनी नजर से गुजारने हैं। यानी लूप होल कोई नहीं छोड़ना, हमें करना है तो फिर सब कुछ करना है। कॉन्सेप्ट बेस एमसीक्यूज क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछूं कि जी लाइट जब एक रेयर से डेंस मीडियम में एंटर होती है, तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड में से कौन सी क्वांटिटी अनचेंज रहती है? तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। सेम इसी तरह मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ड्राई और मॉइस्ट एयर में से स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा होती है, तो मॉइस्ट एयर, अब स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन कॉन्सेप्ट बेस आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी से इनवर्सली रिलेटेड है। लेकिन अगली चीज फिर नॉलेज भी आता है। मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है और कम डेंसिटी में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत कीनली किसी ना किसी टीचर की सुपरविजन में तैयारी करें। अपने बलबूते पर सब कुछ करने की कोशिश मत करें। किसी एक्सपर्ट को आपने अपने लूप में जरूर रखना है जो आपको ये चीजें समझा सके। फिर ग्राफ बेस्ड, डायग्राम्स बेस्ड। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस नॉर्मली ओहम्स लॉ जो है उसमें आता है। फिर ये स्ट्रेस, स्ट्रेन, पहले ये सिलेबस में था, अब ये सिलेबस में नहीं है, इससे रिलेटेड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसी तरह मॉडर्न फिजिक्स में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि एक सर्कल के पॉइंट ए से
पार्टिकल पॉइंट बी तक पहुंचा है तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस, या वो पॉइंट सी तक पहुंचा है, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। यानी आपने हर तरह से जहन में रखना है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो एक तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। और जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो आसान भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं। आसान इसलिए कि आपको एक गिवन डाटा दिया जाता है, ठीक है, और उस डाटा को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो गिवन डाटा से सबसे पहले आप फोकस करें कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है, और उस टॉपिक में कौन कौन से फॉर्मूला जो है वो इंक्लूडेड है। तो चूंकि एनएमडी कैट का सिलेबस इतना एक्सेसिव नहीं होता, एक लिमिटेड सा सिलेबस होता है, तो अब आगे मैं फर्दर आपको जो सिलेबस है उसमें पूरी गाइडलाइन बताता हूं कि आपने किस तरीके से इस सिलेबस को कवर अप करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले जो कंटेंट है उसको एक नजर देखें तो टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 5 तक, यानी यहां तक आपके पास फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर के लिए मेरी ताकीद ये है कि आपने इनको आफ्टर सेकेंड ईयर एग्जाम्स इसको स्टार्ट करना है। अभी आपने फर्स्ट ईयर को कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं करना। अभी आपने सिर्फ किस पे ध्यान देना है, आपके जो 8 टॉपिक्स हैं, ये तो 5 टॉपिक्स हैं, 8 टॉपिक्स जो आपके सेकेंड ईयर के हैं, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर, और पूरे पूरे चैप्टर्स। अच्छा, पूरे पूरे चैप्टर्स में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑलमोस्ट जो है ना वो चैप्टर आप कहते हैं कि 80% इंक्लूडेड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी ऑलमोस्ट 80% इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सिर्फ 2 टॉपिक्स पे उसने फोकस किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसमें भी तकरीबन 80% चैप्टर इंक्लूड है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ एक ही टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन। और मॉडर्न फिजिक्स में आपने फोटोन की पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। यानी अगर आप सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स को फोकस करें और साथ ही साथ एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग करें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में ही अपने एनएमडी कैट का सिलेबस जो है वो सारे का सारा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम टॉपिक्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फोर्स एंड मोशन। अब फोर्स एंड मोशन में स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको आपने कैटेगराइज कर लें किस तरीके से इसको स्टडी करना है। फोर्स एंड मोशन बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 3 है और ये समझ लें कि ऑलमोस्ट 100% चैप्टर नंबर 3 है। कुछ और भी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं जो आपके चैप्टर 3 में नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, यहां तक ना एक समझ लें कि सिंगल लेक्चर बनता है। आप डिस्प्लेसमेंट अंडरस्टैंड करें तो आपको ऑटोमेटिकली वेलोसिटी भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। फिर उसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये आपकी एफएसई के बुक में नहीं है। इसके लिए आपको मैं रेफर करूंगा या आप ओ लेवल के सिलेबस से पढ़ें या आप ए लेवल के सिलेबस से पढ़ें। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को इस पे मैं अनकरीब एक लेक्चर भी बना दूंगा जिससे आपकी जो रिजर्वेशंस हैं वो दूर हो जाएंगी। वैसे एनएमडी कैट का जो मुकम्मल सिलेबस है वो फ्रेंड्स फिजिक्स पर कंप्लीटली अपलोडेड है, आप चाहे तो उससे भी सारी तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 7 तक आपने समझ लें कि एक सिंगल लेक्चर की जो है ना तरह तैयारी करनी है। इसमें आपको किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में आपको एप्लीकेशन बेस्ड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी ये सारे केसेस एक सिंगल लेक्चर की सूरत में आपने पढ़ने हैं। इसका लेक्चर भी फ्रेंड्स फिजिक्स पे जो है मौजूद है एंटी टेस्ट का। उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे आ जाए तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है उसमें फर्स्ट लॉ, इससे आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या आपको यूं समझ लें कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड लॉ से आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। उसकी वजह कि सेकंड लॉ जो है वो बेसिकली एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। जैसे एफ नेट होता है ये हमारे पास F1 माइनस F2 के बराबर होता है, तो नेट फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी तरह थर्ड लॉ ऑफ मोशन है तो इससे भी आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्वियसली मेमोरी बेस्ड होंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। जैसे जो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस करते हैं या नहीं करते।
अब इक्वल तो होते हैं, ऑपोजिट भी होते हैं, लेकिन एक्शन किसी और बॉडी पे एक्ट करता है, रिएक्शन किसी और बॉडी पे एक्ट करता है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। लिहाजा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं अगले पार्ट पर, जहां पर आपने लीनियर मोमेंटम से लेकर इस पॉइंट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, समझ लें ये भी एक कंप्लीट लेक्चर की फॉर्म में आप पढ़ेंगे। आप लीनियर मोमेंटम स्टडी करें, इसके फॉर्मूला स्टडी करें, लीनियर मोमेंटम का जो काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन है √2mE, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो आपने इनिशियल और फाइनल कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्व होती है, उससे रिलेटेड आपकी बुक में एटलीस्ट 3 to 4 न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स ही कर लें तो आपका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशंस याद करें। इसी तरह इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, लास्ट 2 रिजल्ट्स जो हैं V1 और V2 के, उन रिजल्ट्स की बेस पर जो इलास्टिक कोलिजन के डिफरेंट केसेस हैं, टोटल कितने केसेस हैं, 4 केसेस हैं, उन 4 केसेस को तो आपने रट्टा मार लेना है, ठीक है। इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं कि जब दोनों मासेस इक्वल होते हैं, m1 इक्वल्स टू m2 होता है, तो याद रखें कोलिजन के बाद वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं, यानी इसकी वेलोसिटी अगर v1, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, v1 v2 के इक्वल हो जाएगा और v2 v1 के इक्वल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये पेपर में इससे बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है। ऑलराइट, फिर आते हैं उसके बाद बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन थ्रू आउट एक बड़ा ही वर्सेटाइल टॉपिक है। कैसे वर्सेटाइल है, पहले तो आप प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है। डेफिनेशन के बाद इसका जो फर्स्ट पेज है, जहां पर वो एक हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है, वहां पर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस या टोटल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस पे जो है ना ग्रिप रखनी है कि ये कांस्टेंट रहती है, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 होती है, एक्सेलरेशन अलोंग y इज इक्वल टू g के इक्वल होती है। फिर पार्टिकल जब बॉटम पर पहुंचता है तो यहाँ पर पहुंचने तक वो कितना x कवर करता है, वो v इंटू टी होता है, वो कितना y कवर करता है, वो 1/2 gt स्क्वायर होता है। यानी एक एक चीज पे आपने बच्चों नजर रखनी, गौर करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, कि एंगल चेंज करने से क्या होता है, वेलोसिटी इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्रोजेक्टाइल को जब ग्राउंड टू ग्राउंड लॉन्च किया जाए तो वेलोसिटी पहले डिक्रीज करती है, फिर उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज करती है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होती, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी vx के इक्वल होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर आपके पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। फिर आपके पास 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस आते हैं। इससे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा कि बताएं जी टाइम, हाइट या रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। फिर मैक्सिमम रेंज का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एंगल पर होता है, 45 डिग्री पर होता है। इसी तरह मैक्सिमम हाइट किस पे होती है, 90 डिग्री पे होती है। फिर हाइट और टाइम का एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, h इज इक्वल टू g(t²/8). इसकी डेरिवेशन आप मेरे प्रोजेक्टाइल मोशन के लेक्चर में देख सकते हैं। फिर इसी तरह हाइट और रेंज के रिलेशंस, दैट रेंज इज इक्वल टू हाइट एट 76 डिग्री या रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट एट 45 डिग्रीज। तो ये रिलेशंस, ये फिर आगे कहाँ चले जाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में, जहां पर आपको 2 चीजों का इंटर रिलेटेबल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट मैंने आपको जितनी इसकी जो है वो कोलैबोरेशन बताई है, आप इसको जितना भी तैयार कर ले मैं कहूँगा वो कम है, और इससे हर तरह का क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन क्रिएट करना तो बहुत आसान है। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज के हाईएस्ट पॉइंट पर चूंकि वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट रह जाता है, तो यहाँ पर पार्टिकल का मोमेंटम, पार्टिकल के एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट वेलोसिटीज यहाँ पर जो होती हैं, वो सारी की सारी चीजें आपने पढ़नी है। और ये मैं जितने आपको पैरामीटर्स बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स आपको मेरे प्रोजेक्टाइल मोशन के लेक्चर में कंप्लीटली मिल जाएंगे। जहां कुछ ना समझ आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3। इसके बाद ये जितने इसके लर्निंग आउटकम्स हैं, मैं इस पे इतना फोकस नहीं कर रहा, मैं आपको वो सारी चीजें साथ साथ बेसिक टॉपिक्स में ही बताता जा रहा हूँ। इसके बाद आते हैं हमारा वर्क एंड एनर्जी। ये हमारा बेसिकली चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 भी पूरे का पूरा इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बहुत हद तक उसने चीजों को कवर किया है। वर्क पे आ जाए।
अब वर्क के रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स में आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूलाज को याद करना है। वेरिएबल फोर्स में याद रखना है, दो तरह से वर्क फाइंड किया जाता है, इंटरवल मेथड और ग्राफिकल मेथड। इंटरवल मेथड का अलग फॉर्मूला है, ग्राफिकल मेथड के फॉर्मूला में एक लिमिट का फैक्टर जो है वो इंक्लूड होता है, डेल डी अप्रोचेस टू जीरो, ये ज़हन में रखना है। फिर आपने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड ज़हन में रखना है, एमजीएच ज़हन में रखना है। यहाँ से आपने कंजर्वेटिव फोर्सेस के कॉन्सेप्ट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को याद रखना है। यहाँ से आपको फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और फिर इसी तरह वो फोर्स जिसमें क्लोज पाथ में काम किया जाए वो कौन सी होती है, कंजर्वेटिव होती है। फिर जीरो वर्क के केसेस पे आ रहे हैं, वर्क जीरो 90 डिग्री पे वर्क जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क जीरो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क जीरो होता है, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क जीरो होता है। मतलब बहुत सारी डायमेंशन है जिसमें आप वर्क को समझ सकते हैं। एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, इसका पूरा रेफरेंस बेस्ड स्टडी आपने करनी है। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपको आ सकते हैं। यहाँ पे आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को लाजमी पढ़ना है कि वर्क डन इज इक्वल टू रेट ऑफ जो है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। इस तरीके से आपने स्टडी करना है। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है। एस्केप वेलोसिटी की जो इक्वेशन V एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR, ये भी माइंड में होनी चाहिए। और अंडर रूट GM ओवर R, ये भी आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास स्टूडेंट बनेगी कॉन्सेप्ट, तो चैप्टर 4 को कीनली पढ़ना है। हाँ, चैप्टर 4 के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करें। पावर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर में P इज इक्वल टू FV, जो स्केल डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर पावर जो है उसके फॉर्मूलाज को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो वर्क होता है वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल होता है। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी पावर हो सकता है। और इसी तरह पावर जो है वो mgh ओवर टाइम भी है। सिमिलरली एक न्यूमेरिकल में पावर इज इक्वल टू रो vgh ओवर टी भी यूज हुआ है। तो मल्टीपली पावर के हर फॉर्मूला पे आपकी नजर होनी चाहिए। फिर यहीं से आपने किलो वॉट और का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह पढ़ना है। यही कॉन्सेप्ट आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में भी है। फिर इसमें जो इसके लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंटली मेंशन है। एक्सप्लेन द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में फ्रिक्शन का केस है वो आपने पूरा फॉर्मूला ज़हन में रखना है, दैट mgh माइनस FH या mgh माइनस FS, ये अगर वर्टिकल फॉल है, ये अगर इंक्लाइंड प्लेन पे फॉल है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये आपकी बुक में टॉपिक में डिराइव्ड है और ये वाला फॉर्मूला जो है ये आपके न्यूमेरिकल नंबर 5 में यूज किया गया है। इसी तरह इम्प्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉसेज इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस, तो ये फेडरल बुक से रिलेटेड एक टॉपिक है। इस पर मैं एक डिटेल लेक्चर बना दूंगा कि प्रैक्टिकल डिवाइसेस जो होती हैं उसमें एनर्जी लॉस को हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो इस पे एक लेक्चर रिक्वायर होगा, वो मैं जल्दी इंशाल्लाह बना दूंगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है हमारे पास टॉपिक 3, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। इसमें आप यूं समझ लें कि जो चैप्टर नंबर 5 है ना, वो स्टार्ट से लेकर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स तक मौजूद है। तो फ्रॉम स्टार्ट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स आपने क्या करना है कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं ये सारे, जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स से पहले कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा को अंडरस्टैंड करें, ओमेगा, अल्फा, फिर इनके जो आपस में रिलेशन है, S इज इक्वल टू आर थीटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड A इज इक्वल टू आर अल्फा। इसमें आपको लीनियर और एंगुलर टर्म्स का फर्क पता होना चाहिए, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का फर्क पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी पर रोटेट करते हुए तमाम पॉइंट्स जो होते हैं उनके एंगुलर जो पैरामीटर्स हैं वो सेम रहते हैं। वो मतलब अगर एक बॉडी रिवॉल्व कर रही है रिजिड बॉडी, तो उसमें तमाम पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन तमाम पॉइंट्स की जो लीनियर वेलोसिटी है वो सेम नहीं होगी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी में आर ओमेगा का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा अपना माइंड ओपन रखना है
कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेवोल्यूशन डिग्री, अब ये जो रेवोल्यूशन डिग्री और रेडियन है ये बेसिकली क्या है, ये यूनिट्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, इनका आपस में रिलेशन पता होना चाहिए, दैट 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस या 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। तो ये मेमोरी बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसे क्रिएट किए जा सकते हैं। यहाँ तक ये सारे रिलेशंस आ गए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में आ जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए सी, F इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर, F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्केयर, F इज इक्वल टू एम वी ओमेगा, ये तमाम सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूलाज हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर या आर ओमेगा स्केयर या इसी तरह वी ओमेगा, ये इसके रिलेशंस आपने याद रखने। अब इससे आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है, इससे आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में मास, वेलोसिटी और रेडियस गिवन होगा एंड यू नीड टू फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ ही एक एग्जांपल है टेंशन इन द स्ट्रिंग की। ये एग्जांपल आपने पढ़नी है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि बॉटम ऑफ द सर्कल पर एक पार्टिकल जो है वो एक वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो बॉटम पे जो टेंशन क्या होती है वो मैक्सिमम होती है, टॉप पे जो टेंशन होती है वो मिनिमम होती है, और जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट पे जो टेंशन होती है वो एग्जैक्टली इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस पर भी एक मेरा मुकम्मल लेक्चर मौजूद है और ये सेंट्रीपिटल से रिलेटेड एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसे ग्रैब किया जा सकता है। देन कम टुवर्ड्स टॉपिक नंबर 4, वेव्स। अब इसको पहले मैं एक प्रॉपर वे में आपके सामने इस पूरे टॉपिक को ले आऊं। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट तक आप समझ लें कि आपने बेसिक्स ऑफ वेव्स को अंडरस्टैंड करना है कि एक वेव में प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव का फर्क क्या होता है। एक वेव में क्रस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। एक वेव में ये हिस्सा क्रस्ट है, ये हिस्सा बिलो द रेफरेंस लाइन ट्रफ है। फिर वेव रेफरेंस लाइन से कितनी अपवर्ड जाती है तो ये उसका एम्पलीट्यूड है। फिर ये उसकी वेवलेंथ है। फिर नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड 1 ओवर फ्रीक्वेंसी इज इट्स टाइम पीरियड। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स पे आ जाना है। ये नीचे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स लिखी भी हुई हैं, ट्रांसवर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल हैं, पीरियोडिक वेव्स हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स हैं। तो इन शॉर्ट आपने जिस भी बुक से, एफएससी की बुक हो, ओ लेवल, ए लेवल्स की बुक हो, फेडरल की बुक हो, पूरी तरह इन डेफिनेशंस को पढ़ना है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो लाजमी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक पहले नहीं था सिलेबस में, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये जो स्पीड ऑफ साउंड है इसका मेजर फॉर्मूला इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी है। तो इलास्टिसिटी सॉलिड्स की, लिक्विड्स की, गैसेस की कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है तो स्पीड कैसे वेरी करेगी। फिर इसी तरह जब एयर की बात करें तो एयर गैस है और गैस के लिए सिर्फ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करता है। फिर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी P ओवर डेंसिटी है, तो ये न्यूटन का फॉर्मूला था जो कि रॉन्ग था, जिसकी वजह से 280 मीटर पर सेकंड आंसर आया था। लैप्लास करेक्शन पे चले जाएं तो गैमा P ओवर डेंसिटी, जिसे 333 जो है स्पीड ऑफ साउंड आई थी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से स्पीड ऑफ साउंड के और इसके ऊपर जो इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर है, इस पे भी मैंने रिसेंटली एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर अपलोड किया है, वहां से भी आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स ग्रैब कर सकते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसमें आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला टॉपिक पढ़ना है। उसमें डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस पढ़नी है, डेफिनेशन ऑफ बीट्स पढ़नी है, डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स पढ़नी है। स्टेशनरी वेव्स जो हैं उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ बेस्ड कॉन्सेप्ट आ सकता है या आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आपको दो वेव्स की डिस्प्लेसमेंट शो की होगी और वहां से आपसे नेट रिजल्टेंट जो है वो पूछा जा सकता है, लिहाजा ज़हन में रखें कि यहाँ से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। सो स्टेशनरी वेव्स, इसके ग्राफ पर भी एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है अभी रिसेंटली। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनएमडी कैट का जो 100% सिलेबस है वो आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाए। फिर स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में जो V इज इक्वल टू अंडर रूट F ओवर M वाली इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ट्रिक सा क्वेश्चन बता देता हूँ कि जी इस M
का यूनिट क्या है, बच्चों जिनको नॉलेज नहीं होगा वो कहेंगे इसका यूनिट किलोग्राम है, जबकि इसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर है, क्योंकि ये क्वांटिटी लिखी इसी तरह हुई है लेकिन बेसिकली ये m/l का फैक्टर यहाँ पर समझा और सोचा जाता है। फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज f1 f2 हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज, पूरी जो सीक्वेंस होता है f1 f2 f3, फिर इनके जनरल फार्मूलाज जैसे लैम्डा n होता है 2l डिवाइडेड बाय n, फिर fn हमारे पास बराबर होता है nv/2l या फिर nf1। तो इस तरीके से इनसे रिलेटेड आप सारे के सारे बच्चों न्यूमेरिकल्स भी करें और जितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे रिलेटेड वो करें। हर एमसीक्यू आपको कोई नया नॉलेज ही प्रोवाइड करेगा। डॉपलर इफेक्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन डॉपलर इफेक्ट जो है इससे रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चंस अब तक सबसे ज्यादा आए हैं। एक तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है कि जी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है क्या फॉर्मूला होगा, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है क्या फॉर्मूला होगा। और अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए तो फिर इसमें से जो एप्लीकेशंस हैं इसकी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल कि अगर एक स्टार अर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो कौन सी शिफ्ट आएगी, ब्लू शिफ्ट आएगी। और अगर एक स्टार अवे मूव कर रहा है अर्थ से तो फिर कौन सी शिफ्ट आएगी, फिर आपके पास रेड शिफ्ट आएगी। तो इस तरीके से एप्लीकेशन में जितनी टर्म्स इंक्लूडेड हैं वो आपने पढ़नी। इसके बाद इसी टॉपिक में स्टूडेंट्स यहां पर चैप्टर नंबर 7 का भी हवाला है। इससे ऊपर जो चीजें डिस्कस्ड हैं वो चैप्टर नंबर 8 से डिस्कस्ड हैं। चैप्टर 7 में सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप क्या करें, आप जो डेफिनेशंस हैं उनको याद करें। वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। फिर आप क्या चीजें पढ़ें, जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पर आता है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस x = x0 sin ओमेगा t या x = x0 cos ओमेगा t, इनका फर्क समझें, इनसे प्रॉब्लम सॉल्व करना समझें। लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करें वो इस इक्वेशन से सॉल्व होगा। फिर इसमें वेलोसिटी v = ओमेगा √x0² - x², इसमें आप इसके मिनिमम वेलोसिटी के मैक्सिमम वेलोसिटी के फॉर्मूलाज जो हैं वो क्रिएट करें। फिर इसी तरह इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वो मैं आपको इस इक्वेशन के थ्रू बता चुका हूँ। फिर वही टर्म्स और डेफिनेशंस आपने दोबारा करनी, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट टाइप है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूलाज पे अच्छी ग्रिप रखनी है आपने। तो चैप्टर 8 और चैप्टर 7 ये इसमें इंक्लूडेड है। फिर इसके बाद आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पर, जो आपका फर्स्ट ईयर का लास्ट टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और मोलर स्पेसिफिक हीट, ये बेसिकली एक साथ ही आपको पढ़ने के। फर्स्ट लॉ में आप किस बात का ध्यान रखें, सबसे पहले तो बच्चों आप इंटरनल एनर्जी को स्टडी करें, हीट के जो यूनिट्स हैं या पैरामीटर्स है उसको स्टडी करें। वर्क = P del V, इसको स्टडी करें। फिर ये बात ध्यान में रखें कि क्लोज पाथ अगर P और V में एक क्लोज पाथ बने तो PV ग्राफ में वर्क 0 नहीं होता, लेकिन अगर यहीं पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में क्लोज पाथ बने तो वर्क 0 होगा। तो थर्मोडायनेमिकली वर्क P डेल्टा V होता है। थर्मोडायनेमिकली प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनता है। थर्मोडायनेमिकली क्लोज पाथ में वर्क 0 नहीं होता, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो 0 होता है। फिर इसी तरह आपने यहाँ पर और जिन टर्म्स का ध्यान रखना है वो ये कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है Q = del U + W, इसके आगे 4 कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक आइसोथर्मल प्रोसेस, इसकी एग्जांपल्स और इसकी इक्वेशंस। फिर इसी तरह एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसकी एग्जांपल और इसकी एग्जांपल्स में से आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, प्रोपगेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये किसकी एग्जांपल है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल है। इसकी इक्वेशन PV γ = कांस्टेंट होती है। फिर दो प्रोसेस जो डायरेक्टली बताए नहीं गए, एक आइसोकोरिक जो कांस्टेंट वॉल्यूम का केस होता है जिसपे हम जो एप्लीकेशन ऑफ CV है वो पढ़ते हैं। फिर एक होता है आइसोबैरिक, ठीक है, CP, इस पे हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ते हैं। और ये जो पूरी इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ये बेसिकली एक आइसोबैरिक प्रोसेस की इक्वेशन है। ऑलराइट, फिर इसी तरह मोलर स्पेसिफिक हीट पे आ जाए तो CP - CV = R, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, γ CP/CV के बराबर होता है। फिर CP जो है वो ग्रेटर देन CV होता है। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये आपने मेमोराइज करने हैं, इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको जो यहाँ पर
एप्लीकेशंस या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी मेंशन किए गए हैं स्टूडेंट्स, वो यही सारे हैं कि देखें इंटरनल एनर्जी है, हीटिंग ऑफ सिस्टम है। अब कन्वेंशंस इनकी लाजमी पढ़नी है इन तीनों की, कि हीट एंटर और लीविंग पे क्या होती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे क्या होती है, और इसी तरह आपके पास जो वर्क है वो ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम की नेचर क्या होती है। तो इस तरीके से आपका ये थर्मोडायनेमिक्स कवर हो जाएगा और यहाँ तक स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब चलते हैं हम सेकेंड ईयर पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपने कूलम्स लॉ की बिल्कुल बेसिक इक्वेशंस कोशिश करना उन पे ज्यादा फोकस करें। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट कि एक बड़ा चार्ज और एक छोटा चार्ज हो तो कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा। अब बच्चे फौरन सोचेंगे बड़ा चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बड़ा चार्ज जितनी छोटे पे और छोटा जितनी बड़े पे फोर्स लगाएगा तो F21 इज इक्वल टू F12। ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम होता है कि जितनी चार्ज 2 1 पर लगाता है उतनी चार्ज 1 2 पर लगाता है, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो म्यूचुअल फोर्स है। तो किसी की भी फोर्स ग्रेटर नहीं है, दोनों की म्यूचुअल फोर्सेस है। हाँ, बड़े चार्ज के लिए फिर ग्रेटर क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगी और छोटे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर होगी। फिर कूलम लॉ में जब हम दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम प्लेस करते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो उसकी इक्वेशन एफ आर इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर है। इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें। और फिर ये कि अगर दो चार्जेस के दरमियान आप कोई मेटल रख देते हैं तो मेटल की जो एप्सिलॉन आर होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो जो फोर्स है वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देन इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। अब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अब बेसिकली वो आपको यहाँ पे क्या पढ़ाना चाह रहा है, वो कहता है जी पूरा गॉसेस लॉ पढ़ें। अब गॉसेस लॉ पढ़ेंगे तो आपको इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर भी पढ़ना पड़ेगा। गॉसेस लॉ में आपको इनफाइनाइट शीट भी पढ़नी पड़ेगी। जो आपके पास गॉसेस लॉ में यहाँ पे सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट है, और आपके पास जो पैरेलल प्लेट्स हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि दो प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी पॉइंट पे क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। यानी फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ जाएं तो MCAT में V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर से एक क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकली आ चुका है सॉल्व करने के लिए। कैपेसिटर पे आ जाए तो कैपेसिटर की सारी इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करें। कैपेसिटर का लेक्चर सुने तो सबसे पहले गौर करें कि कैपेसिटर का क्वेश्चन हमेशा बैटरी के रेफरेंस से आता है। तो क्वेश्चन पे ये चीज जरूर करें कि जो कैपेसिटर है वो बैटरी से कनेक्टेड है या बैटरी से डिसकनेक्टेड है। इसका पूरा बिहेवियर जो है वो मैंने अपने NMD कैट के लेक्चर में दिया हुआ है। कैपेसिटर के यूनिट्स याद करें, यहाँ से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D से। फिर आपको एप्सिलॉन R इज इक्वल टू C मीडियम ओवर C वैक्यूम का रिलेशन, ये अच्छी तरह इसकी समझ होनी चाहिए। और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसके डिफरेंट फार्मूलाज है। 1/2 CV स्केयर भी इसका फार्मूला है, 1/2 Q स्केयर बाय C भी इसका फार्मूला है। या एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 1/2 E स्केयर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R AD, ये भी इसका फार्मूला है। तो तमाम फार्मूलाज को ज़हन में रखना। यहाँ से फिर वही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, नो डाउट। इसके बारे में पूरा लेक्चर डिटेल लेक्चर है। इसमें थोड़ा सा मैंने एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी बताए हुए हैं, क्योंकि बुक में अगर हम बुक की हद तक इसको पढ़ें तो ये पूरी तरह क्लियर नहीं होता। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। प्रोडक्ट ऑफ RC किसके बराबर होता है, टाइम के। जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट टाइम होता है, इसी तरह इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की रेशियो भी टाइम के इक्वल होती। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये पेपर में पूछा जा सकता है जी, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, टाइम के। या उसने ज्यादा घुमाना हो तो वो कहते हैं जी 1/RC किसके बराबर होता है, जो आप देते हैं फ्रीक्वेंसी के। तो बस दिमाग ओपन रखना है, किसी किस्म की लूप होल्स नहीं छोड़ना। फिर हम आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फिर इससे आपने आगे ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे चले जाना है। फिर आपने इससे रेजिस्टर्स कम्बिनेशन पे चले जाना है, सीरीज कम्बिनेशंस पे चले जाना है, पैरेलल कम्बिनेशंस पे चले जाना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि NMD कैट में हर साल रेजिस्टर कम्बिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम बेस्ड भी आते हैं और बड़े ही टेक्निकल किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। लिहाजा इस टॉपिक को बच्चों आपको बड़ा ही जो है ना संभल के एक एक चीज को समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ से रिलेटेड ही हो जाएगा। रेजिस्टेंस R
इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। इससे रिलेटेड बहुत से जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपने ग्रैब करने हैं। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फ़र्क क्या होता है, लेंथ चेंज करने से, एरिया चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो इसका मैं थोड़ा सा हवाला दे देता हूँ। अल्फा, ये इक्वेशन आपकी बुक में लिखी है, आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। अब अल्फा जो होता है ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है और कम होने से कम होती है उसे कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। ये क्या होती हैं कि मेटल्स होती हैं। और वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इन्वर्सली रिलेटेड हो, यानी टेम्परेचर बढ़े और रेजिस्टेंस कम हो जाए, वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट ग्रैब करना ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई, ये आपको टॉपिक बता रहा है कि आपको कंप्लीटली ईएमएफ वाला टॉपिक जो है वो समझना पड़ेगा। ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये इक्वेशन आपको समझनी पड़ेगी। फिर जब बैटरी सर्किट को करंट सप्लाई करती है तो E इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर, ये इक्वेशन आपको समझनी पड़ेगी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन E माइनस आई आर, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड किलोवाट आवर। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिकल पावर का जो सारा कॉन्सेप्ट है, P इज इक्वल टू वी आई या P इज इक्वल टू आई स्केयर आर या P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर से जो आपकी डोमेस्टिक एसी सप्लाई होती है, जैसे हमें 220 वोल्ट्स मिलते हैं, इस पर हम किसी अप्लायंसेस को चलाते हैं जिसकी पावर P है, तो अगर हम उसको लेट से 110 वोल्ट पर चलाएंगे तो फिर वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो वो आ जाते हैं। फिर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर वाट होता है। किलोवाट आवर, मैं पहले भी वर्क के टॉपिक में बता चुका, किलोवाट आवर को पढ़ें, 3.6 मेगा जाउल है। ये जो किलोवाट आवर है ये 1 यूनिट ऑफ एनर्जी के बराबर होता है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होता है। तो इससे बिल कैलकुलेशन, उसके क्वेश्चंस भी आपने करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक एंड को आपने कवर अप करना है जिससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब उसने जस्ट मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन आपको बुक में किस इक्वेशन से मिलता है, फिजिकल टू ILB। इसका मतलब है आपको ये जो क्रिश्चियन हैंस ऑरस्टेड का सिंपल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था वो भी पढ़ना पड़ेगा, और जो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड है वो भी पढ़ना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन F/IL को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसका जो यूनिट है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर विच इज इक्वल टू टेस्ला, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ये इसका स्मॉलर यूनिट है, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है, phi इज इक्वल टू B.A, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आपके पास कोई एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है तो ज़हन में रखें उसका एरिया वेक्टर जो है वो पैरेलल है। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स से आपको सवाल आया ना तो यहां पर सवाल ने फंसाना है आपको कि एन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब एरिया की वैल्यू दी हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हो, आप आंसर सिलेक्ट कर लें 0। क्यों 0 सिलेक्ट कर लें, आपने पढ़ा हुआ है जी फ्लक्स होता है BA cos थीटा, और आप वर्ड परपेंडिकुलर पढ़ के cos 90 कंसीडर कर लें, फ्लक्स 0 कंसीडर कर लें, आंसर गलत हो जाएगा। बेटा जब एरिया परपेंडिकुलर होता है तो एरिया वेक्टर पैरेलल होता है, हमने एंगल दोनों वेक्टर्स के दरमियान देखना होता है। तो ये cos 0 का केस होगा तो आपके पास फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। देखें यहाँ पर उसने डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एज अ स्केलर प्रोडक्ट फील्ड एरिया यूजिंग द रिलेशन B परपेंडिकुलर टू A B.A। तो ये बहुत कीनली पढ़ना है इस टॉपिक को आपने। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड को ही कहते हैं, लिहाजा फिर वही बात कि मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। लेकिन इसके लर्निंग आउटकम्स में इसने एक और काम किया है, उसने कहा है कि जी आपने डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिवली पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड या एक्सप्लेन द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने बहुत डिटेल से इस फॉर्मूला को पढ़ना है Q इंटू V क्रॉस B। इसके 0 डिग्री के केसेस, 90 डिग्री के केसेस, इसका हेलिकल पाथ, इसका स्पाइरल पाथ, इसका सर्कुलर पाथ, ठीक है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं वो क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से तमाम तर
चीज़ों को कवर अप करना है आपने। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यहाँ पे आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 15। यहाँ पर आप फिर उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, और फैराडेज लॉ के साथ साथ अब मोशनल ईएमएफ, अब दरमियान में लिखा नहीं हुआ लेकिन आपको मोशनल ईएमएफ पढ़ना पड़ेगा फैराडेज लॉ तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल जो फैराडेज लॉ इज इक्वल टू -n डेल फाई बाय डेल टी, ये आपके पास मोस्ट फंडामेंटल लॉ है कि व्हेनेवर देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ईएमएफ इंड्यूस होने में जो नेगेटिव साइन है उसको कौन कवर अप करेगा? लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनएमडी कैट में सीधा सीधा सवाल आया हुआ है, लेंजेस लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कितना मुश्किल सवाल है ना, कितना आसान सी जवाब आ गया इसका। तो लेंजेस लॉ से रिलेटेड, लेकिन लेंजेस लॉ से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हार्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिंग यहाँ पर हैंग कर रहा है कॉपर का, यहाँ पर एक मैग्नेट प्लेस्ड है नॉर्थ साउथ, तो इस मैग्नेट को हम रिंग की तरफ मूव करेंगे तो रिंग की तरफ मूव करने की वजह से क्या होगा? ऑपोजिशन होगी, द रिंग विल मूव अवे। और अगर हम मैग्नेट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो अट्रैक्शन होगी, द रिंग विल मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपको है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं लेंजेस लॉ से। फिर इसी तरह एक नया टॉपिक जो इस दफा ऐड हुआ है जो पहले नहीं था, वो है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब इसमें से आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? सबसे पहले बच्चों, जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है बुक में, उसमें आपने हर एक कंपोनेंट को, स्लिप रिंग्स को, इसी तरह आर्मेचर कॉइल को, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक पोल्स को, सारी चीजों के नोटेशंस को ज़हन में रखना कि कौन सा कंपोनेंट, उसका नाम क्या है और उसका काम क्या है। ठीक है। फिर इसमें जिसकी इक्वेशन बनती है E इज इक्वल टू n ओमेगा ए बी साइन थीटा, ये पूरी इक्वेशन आपने ज़हन में रखनी है। फिर आपने इसकी जो डायग्राम है जिसमें वो कॉइल घूमती है और V और B के दरमियान एंगल को देखा जाता है, वो पूरी डायग्राम आपने अंडरस्टैंड करनी है। फिर इसमें मैक्सिमम ईएमएफ की इक्वेशन आपने ज़हन में रखनी है। मैक्सिमम ईएमएफ इज E नॉट n ओमेगा ए बी। इसमें एंगुलर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को चेंज करके बहुत से क्वेश्चन और एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। आपको डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछी जा सकती है कि दैट द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ इन द अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, तो नवाब का जो वर्ड है वो आप याद रख सकते हैं। फिर आ जाती है बात ट्रांसफार्मर पर। तो ट्रांसफार्मर में आप क्या करें? इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ें, इसका स्टेप अप और स्टेप डाउन का रिलेशन पढ़ें। फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP इज इक्वल टू IP ओवर IS, ये बात ध्यान में रखें। ट्रांसफार्मर से जी सवाल जो आ चुका है वो कहता है जी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है? तो आपको भी पता है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होती, और अगर नॉन आइडियल होगा तो आउटपुट पावर जो होगी वो लेस देन द इनपुट पावर होगी। ये सवाल अब तक ट्रांसफार्मर से आ चुका है। फिर ट्रांसफार्मर के लॉसेस को जरूर पढ़ें। एडी करंट लॉस होता है, इसी तरह मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ये दो लॉसेस पढ़ें। एडी करंट लॉस क्यों होता है, हिस्टैरिसीस लॉस क्यों होता है, इन लॉसेस को कम करने का तरीका है वो पढ़ें, उससे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। देन हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर। एक ही इसमें टॉपिक है रेक्टिफिकेशन, लेकिन रेक्टिफिकेशन से पहले मैं आपको जरूर मशवरा दूंगा कि आप PN जंक्शन इसको भी जरूर पढ़ें ताकि आपको रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ आए। रेक्टिफिकेशन में हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ें, रेक्टिफिकेशन में फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ें। MCQ की जो मेकिंग होगी उसका मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर में वो आपसे क्या पूछ सकता है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी F है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो भी F होगी। फुल वेव में इनपुट F है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल होगी। फुल वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड वो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो दे सकता है, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आए भी हुए हैं जिसमें आपको ये जो डायोड्स है ये एक ब्रिज फॉर्मेशन में बनाकर आपसे पूछा जा सकता है कि जी कहां पर इनपुट अप्लाई होगा और कहां पर आउटपुट अप्लाई होगा। तो याद रखें जहां डायोड्स के ऑपोजिट टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं वहां पर इनपुट लगता है, और जहां डायोड्स के सिमिलर टर्मिनल जैसे ये भी पॉजिटिव वहां पर आपके पास आउटपुट कनेक्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें, इसको नहीं भूलना आपने। तो एक ही टॉपिक है, इससे रिलेटेड बस इसको अच्छी तरह स्टडी कर लेना। फिर आता है नेक्स्ट डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब उसमें उसने बड़ी कंजूसी की है लिखते हुए कि उसने कहा जी एक्सप्लेन द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट विद फोटॉन्स विद पर्टिकुलर एनर्जी। अब इसमें E इज इक्वल टू HF, E इज इक्वल टू HC ओवर लेमडा, E इज इक्वल टू NHC ओवर लेमडा,
या फिर इसका जो शॉर्टकट होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा, इससे रिलेटेड फोटोन एनर्जीज पे आपको क्वेश्चन आएगा। इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम फाइंड करने हैं, तो उसका पी लैम्डा ओवर एच सी, यहाँ पे पी जो है वो बल्ब की पावर है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद करें, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू याद करें। तो इस तरीके से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, तो आपको ये पूरी इक्वेशन अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। फिर चूंकि उसने एक्सप्लेन द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटोन विद पर्टिकुलर एनर्जीज, तो पार्टिकल मॉडल प्रूफ होता है कि एक्सपेरिमेंट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको इक्वेशंस दैट टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने आने चाहिए। फिर आपको इसमें थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का, वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर आपको सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी या सेम इंटेंसिटी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ग्राफ पता होने चाहिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। फिर पार्टिकल मॉडल में कॉम्पटन इफेक्ट भी आ जाता है, उसमें डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉज फाई या कॉस थीटा। इसमें आप एंगल, डिफरेंट एंगल्स पर जो एच ओवर एम नॉट सी के या डेल्टा लैम्डा के आंसर्स बनते हैं उसको अंडरस्टैंड करें। और 2.4 इंटू 10⁻⁻12 ये कॉम्पटन शिफ्ट होती है हमारे पास 90 डिग्री पर, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी, ठीक है। इसी तरह पार्टिकल मॉडल में पेयर प्रोडक्शन का टॉपिक आ जाता है। पेयर प्रोडक्शन में ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि पेयर प्रोडक्शन के लिए हैवी न्यूक्लियस का होना जरूरी है और पेयर प्रोडक्शन में जो आपके पास फोटोन होगा वो गैमा रे फोटोन होगा, ठीक है, जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन होनी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। इसमें आपने एक ही टॉपिक पढ़ना है, वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा। इन शॉर्ट आपने कंप्लीटली पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में सबसे पहले स्पेक्ट्रम की टाइप्स, स्पेक्ट्रम की टाइप्स की डेफिनेशन, लाइन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, बैंड स्पेक्ट्रम की, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन तो सबकी याद करें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आ जाए तो आपने बड़ी तफसील से लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज जो है, इन सब के फॉर्मूलाज अच्छी तरह याद करने। फॉर्मूलाज याद करने के बाद जिनमें रेडबर्ग्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू याद करनी। फिर उसी तरह सब सीरीज के अंदर आपने लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, ये भी जब आप लेक्चर सुनेंगे आपको पता चल जाएगा। फिर इसमें लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम की जो रेशियोज हैं उसके भी शॉर्टकट फॉर्मूलाज होते हैं, वो बताए हुए हैं, वो आपने अच्छी तरह स्टडी करने हैं। यानी इन शॉर्ट आपने डिटेल में डिस्क्राइब करना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ही है बेसिकली, लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड और रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू ये अंडरस्टैंड करनी। और फिर स्टूडेंट्स एट द एंड आपके पास आता है लास्ट टॉपिक, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में वो स्पॉन्टेनियस रैंडम न्यूक्लियर डिके, यानी इन शॉर्ट वो आपको रेडियो एक्टिविटी की तरफ इशारा दे रहा है। रेडियो एक्टिविटी में क्या देखें, रेडियो एक्टिविटी में डिके ऑफ अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन को अंडरस्टैंड करें। अल्फा के इमिट होने से जेड ए पे क्या फर्क पड़ता है, बीटा के इमिट होने से जेड ए पे क्या फर्क पड़ता है, गैमा से जेड ए पे क्या फर्क पड़ता है, ये फर्क आपको पता होने चाहिए। इसमें सीक्वेंस और ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक एलिमेंट एक्स है वो अल्फा इमिट करके क्या बनेगा, फिर ये जो एलिमेंट वाई है ये बीटा इमिट करके क्या बनेगा। फिर इसमें नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी इसी तरह एक डिटेल टॉपिक है पढ़ने के लिए। हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके, हाफ लाइफ से हर साल एनएमडी कैट में क्वेश्चन आते हैं और ये बड़ा पुराना टॉपिक है जो सदाबहार ही समझ लेंगे, मेडिकल के पेपर्स में इंक्लूडेड है। हाफ लाइफ में आप जो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी है उनको पढ़ें, ये बुक की थ्योरी में ही आपको मिल जाएंगे। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, इसमें डिके कांस्टेंट है, डिके कांस्टेंट का यूनिट है। फिर इसमें एक एक्टिविटी है जो कि लैम्डा एन के बराबर होती है, इससे रिलेटेड 2019 में क्वेश्चन आया था एक्टिविटी रिलेटेड। तो A इज इक्वल टू लैम्डा एन, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो आपको मेरे डिटेल लेक्चर में मिल जाएगा। फिर इसी तरह जो हाफ लाइफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं कि एक सैंपल कीजिए, हाफ लाइफ 10 डेज है, बताएं 40 डेज के बाद कितना सैंपल जो है वो आपके पास बच जाएगा, यानी अनडीके होगा।
अब अनडिके का वर्ड हो तो आंसर और होगा, डिके का वर्ड हो तो आंसर और होगा। यहाँ पे फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ को इन शॉर्ट बहुत डिटेल में एक एक चीज जो है वो इसकी सीखनी पड़ेगी। और बच्चों इसके जो क्वेश्चंस है ना वो तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वो जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले कम है। फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन जो है इसमें बेसिकली जो यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी है इसको आपने दो कैटेगराइज में डिवाइड कर लेना है, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड यूनिट्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। रेडियो एक्टिविटी के जो यूनिट्स हैं वो रदरफोर्ड एंड क्यूरी हैं, और रेडिएशन एक्सपोजर के जो यूनिट्स हैं वो आपके पास एब्जॉर्ब डोज, जो क्वांटिटी है एब्जॉर्ब डोज है और इक्विवेलेंट डोज है, ठीक है। इनके आगे यूनिट्स जो है वो ग्रे और सिवरेट, ये इनके यूनिट्स हैं। तो इस पे आपकी डिटेल जो है ना आपको ग्रिप होनी चाहिए इनके यूनिट्स पर, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी आप लास्ट न्यूमेरिकल है जो इस रेडिएशन एक्सपोजर से रिलेटेड है, वो न्यूमेरिकल आप परफॉर्म करेंगे तो आपको इनको न्यूमेरिकली सॉल्व करना आ जाएगा। और फिर एट द एंड बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन, ये आपका पूरा एक टॉपिक है एफएससी फिजिक्स में। और इस टॉपिक में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसको आपने उसी तरह पढ़ना है जैसे आप बायो में कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। यानी बायो में आपने फॉर एग्जांपल एक टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक को आप अंडरलाइन करते चले जाएंगे, ठीक है। और उस टॉपिक में से जो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाए वो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ते जाना है और उसको साइड पर लिखते जाना। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टोटल NMDCAT 2021 का सिलेबस है, जिसमें बहुत मार्जिन है कि आप आउट ऑफ 56, ठीक है, 50 प्लस क्वेश्चंस को बआसानी ठीक कर सकते हैं जस्ट ऑन योर बेसिक नॉलेज। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बच्चों बहुत जरूरी है। हम अक्सर कॉन्सेप्ट्स के बगैर चीजों को ग्रिप करने की कोशिश करते हैं जो कि हम नहीं कर पाएंगे। तो आई गारंटीड कि आप 56 बाय 56 मार्क्स भी ले सकते हैं अगर आप टीचर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करें, अगर आप फोकस होकर स्टडी करें। और फिर वही बात कि NMDCAT में अगर कोई टॉपिक सबसे ज्यादा आपको परेशान कर सकता है ना तो वो कौन सा है? इट इज नन अदर देन फिजिक्स। अब लॉजिकल रीजनिंग भी आ गया है इसके साथ साथ, वो भी कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा है, लेकिन उसके क्वेश्चंस 10 है। तो 10 क्वेश्चंस में इतना मार्जिन है कि आप इजीली इसको ओवरकम कर सकते हैं। बट 56 क्वेश्चंस हैं, इट्स अ बंडल ऑफ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पूरा एक ब्रीफिंग आपके सिलेबस पर, ठीक है। इसमें किसी किस्म की बच्चों इंक्वायरी हो तो आप मुझसे स्टडी जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस लेक्चर के हवाले से आपको कोई कमी बेशी नज़र आई हो तो वो ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एज इट इज़, ताकि और ज़्यादा जो है वो इसकी पब्लिसिटी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज जो है वो पहुंच सके। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।